तो बच्चों लोग हमने चैप्टर 9 की हैंड रिटन ब्रीफ रिवीजन कह लीजिए या कम पेजेस में पूरा कंटेंट लिख पाए, तो उससे संबंधित हमने इस चैप्टर के 133 तक सेक्शंस कर लिए थे। सो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड 134 से हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए सेक्शन नंबर 134 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मली हम इस सेक्शन को याद रखते हैं बोर्ड रिपोर्ट के नाम से, लेकिन आप इसको बिल्कुल इस तरह से हमेशा आपको पता होना चाहिए यार इस सेक्शन में कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं। उसी ढंग से इसका हम हेडिंग बना लेते हैं ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। एक सेक्शन कहता है एफएस की साइनिंग, दैट मीन्स ऑथेंटिकेशन, कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कौन करेगा। और नंबर 2 जो ऑब्वियसली इस सेक्शन का हार्ट है और वो है बोर्ड रिपोर्ट। नो डाउट बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स की भी बात होगी, लेकिन साथ में बोर्ड रिपोर्ट की किसकी बात होगी, साइनिंग की भी। और तीसरी बात ये कहता है कि आपने कुछ क्या लगाने हैं, अनेक्शर्स। किसके साथ लगाने हैं, टू एफएस। एफएस तो हमने देख लिया था। पहली बात देखिए प्लीज, इस सेक्शन को करते समय एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए। एफएस की डेफिनेशन हम पहले कर भी आए थे, 2 के 40 में थी 5 बातें, राइट। और सेक्शन नंबर 129 से भी 2 चीजें ऐड हो गई थी, क्या, कंसोलिडेटेड एफएस और साथ में सेलिएंट फीचर्स, किसके साथ, सजा के साथ, याद आया। और 134 कहता है आपने 2 एनेक्शर लगाने हैं एफएस के साथ, और वो क्या लगाने हैं। एक तो आपको पता चल ही रहा है कि भैया बोर्ड रिपोर्ट की यहां पे क्या होने जा रही है, बात हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके एनेक्शर्स, एक हो गया आपका बोर्ड रिपोर्ट एंड नंबर 2 वो है आपका ऑडिट रिपोर्ट। तो उस वजह से आप ये जहन में ध्यान रखें कि जो एफएस का टोटल कंटेंट है, यहां पे देख रहे हो आप कितने डॉक्यूमेंट इकट्ठे हुए, 9 हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, स्वाभाविक है, एफएस की साइनिंग के ऊपर। तो एफएस की साइनिंग में देखिए मेन चीज ये पता होनी चाहिए, पहली बात तो कि जो साइनिंग होएगी वो पहले होएगी, मतलब पहले बिफोर सबमिशन टू ऑडिटर, कि आप एफएस को दो, किसको, ऑडिटर को। किस लिए, अरे ऑडिटर ने भी ऑडिट करना है किसका, एफएस का, उसी के ऊपर क्या देगा, अपनी रिपोर्ट। मतलब आप ऑडिटर को एफएस दो, उससे पहले साइन होने चाहिए। तो मेन चीज है एफएस क्या किया गया, एफएस किया जाता है अप्रूव्ड बाय पीओडी, वो इसे अप्रूव करेगा। और फिर बात किसकी आती है, इसके साइनिंग की। और साइनिंग में हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर आ जाती हैं कितनी सिचुएशन, 2 सिचुएशन, एक हिस्सा एंड दूसरा हिस्सा, इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो पहली बात है साइन कौन करेगा, इंपॉर्टेंट बात, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ही इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात है उसके साथ चेयरपर्सन कंपनी का, ना कि मीटिंग का। चेयरपर्सन साइन करेगा, कब साइन करेगा, अगर उसे ऑथराइज किया है। किसने किया है, अंडरस्टूड है, बीओडी ने। लेकिन अगर उसे ऑथराइज नहीं किया गया है तो साइन कौन करेगा, तो साइन करेंगे 2 डायरेक्टर, और उनमें से क्या होना चाहिए, 1 होगा एमडी। लेकिन एमडी कब होगा, क्या वो पक्का चाहिए, नहीं, अगर कंपनी में हो तो। एंड देन उसके बाद याद रखें, सिर्फ साइन चेयरपर्सन या 2 डायरेक्टर ही नहीं, ये 3 लोग भी साइन करेंगे। कौन है ये 3 लोग, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीएस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, क्या इनके पक्का साइन चाहिए, नहीं, इफ अपॉइंटेड, अगर ये कंपनी में हो तो इनके साइन चाहिए। और मैं यहां कहूंगा थोड़ा सा देखिए, अगर आप याद रख सकें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सब सेक्शन 1 के साथ इसे याद रख लें आप, राइट। और देन आता है अगर आप हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, वो उसमें तो आप जानते हैं मेंबर भी एक होता है, डायरेक्टर भी क्या होता है, एक ही होता है।
तो नेचुरल है, उसमें साइन कौन कर देगा? बाय और डायरेक्टर, डी फॉर डायरेक्टर, एक ही डायरेक्टर सफिशिएंट है। देन इसी के टेंडम में हम बोर्ड रिपोर्ट के साइन की बात कर लेते हैं। तो आपकी बात है बोर्ड रिपोर्ट लिख रहा हूं, रेजोल्यूशन मत बना देना, साइनिंग, ताकि वो बिल्कुल चार्ट आपको अच्छी हेल्प कर सके। और बोर्ड इसका भी अगर सब सेक्शन याद कर सको, सब सेक्शन 1 तो भूलना मत, ये है सब सेक्शन 6। और अगर आप बोर्ड रिपोर्ट की साइनिंग देखोगे, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट आंसर ही आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब साइन कौन करेगा? अगेन चेयरपर्सन, किसका? कंपनी का। अगेन क्या? वही वर्ड जो ऊपर लिखा था, इफ ऑथराइज बाय बीओडी। तो अगर ऑथराइज ना हो तो यूं कह लीजिए ये चेयरपर्सन साहब अगर अवेलेबल नहीं है, फिर से आंसर सेम वही, 2 डायरेक्टर और उनमें से एक टू बी एमडी। और यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, वो क्या? यहां पे इफ एनी वर्ड नहीं है, पक्का यहां हमें एमडी चाहिए, राइट। और नेचुरल है, अगर आप ओपीसी हैं सेम वही आंसर हो जाएगा, बाय अ डायरेक्टर। देन जो सेक्शन की मेन कह लीजिए जान है, वो है आपके बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स। तो ये आप जानते हो, मैंने आपको कोड की करवाई थी। अब राम, शाहरुख का बेटा, ठीक है, अब राम और उसका कूल डैडी, राइट। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ए से, तो ए से बन गया जी एनुअल रिटर्न, साथ में लिखना हो आपके ऊपर है, सेक्शन 92 में आती है, उसका वेब लिंक है तो वेब लिंक मेंशन कर सकते हैं। बी से आपका साल में कितनी हुई है बोर्ड मीटिंग, नंबर 173 में हम पढ़ते हैं। अब राम, आर से रिलेटेड जो हम पॉइंट बनाएंगे वो हमारे बनेंगे 3। तो सबसे पहले आपने यूं कह लीजिए जो रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बारे में सोचा। देन आपने आर से रिस्क स्टेटमेंट, जिससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को क्या है, खतरा है। और सबसे महत्वपूर्ण तो बिल्कुल ना भूलें, तो इस पॉइंट को हम यूं कहेंगे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। और ये मैं इसके बारे में डिटेल में अलग से सब सेक्शन के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आपने सब सेक्शन कोड करना है तो ये आता है सब सेक्शन 3। और डीआरएस दरअसल हम इसके ऊपर डिटेल में, चाहे यहां भी लिख देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब सेक्शन 5 में आएगा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ए से हमारा पॉइंट था आपके कंपनी के अफेयर्स की स्टेटमेंट, और एन से आ गया आपका मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स। और ये चेंजेस कब हुए हैं? ये हुए हैं बिटवीन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल डेट ऑफ रिपोर्ट। और रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? बोर्ड रिपोर्ट, उसके दौरान जो हुए हो, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट आ रहा हो। ये हो गया अब्राम। अब आ गया जी हमारा कूल डैडी। तो सी से भी हमारे पॉइंट यहां हम 3 बनाएंगे। तो सी से सबसे पहले हम ले लेते हैं CSR, 135 में पढ़ेंगे भी, और सी से ही कॉन्ट्रैक्ट्स कहो, अरेंजमेंट कहो, कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स किसके साथ में है? शॉर्ट में हम आरपीटी कह देते हैं, या कह लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एंड देन सी बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें है कंजर्वेशन, जिसका मतलब है बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ 3 चीजें हैं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज, राइट।
तो कूल ओ से हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम एल से रिलेटेड बात करेंगे। सो एल से रिलेटेड इसे मैं सिंपल भाषा में कह दूंगा LIG, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी के पर्टिकुलर्स। अगर सेक्शन भी साथ में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, 186 में आता है। सो अब्राहम कूल, अब आएगा जी उसका डैडी। सो डैडी से रिलेटेड हमारे पॉइंट डी से कई बनेंगे। तो पहला डी कह लीजिए, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिविडेंड को प्रपोज करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट डी से रिलेटेड, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो आपको उसकी क्या देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन ऑफ योर इंडिपेंडेंस की कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर डी से ही हमारी डायरेक्टर्स से रिलेटेड पॉलिसी, किस चीज की पॉलिसी भाई, उनकी अपॉइंटमेंट कह लो आप, उनकी आप क्वालिफिकेशन कह लो आप, और उनकी कह लो आप रेम्युनरेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसने पूरा लिखना हो आपके ऊपर है, राइट। सो भाई साहब डैडी, अब आ गया जी ए से। ए से रिलेटेड हमारे पॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड है। एक, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है 143 में। अगर ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव दिया गया है, जिसका मतलब हो गया, अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट क्या दी है, मैं यहां अगर लिख दूं तो मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं अनमोडिफाइड ओपिनियन, यूं कह लीजिए। एक होता है अनमोडिफाइड ओपिनियन, मीन सब कुछ ओके है, राइट। हम इसकी बात यहां नहीं करेंगे, हम यहां पे बेसिकली बात किसकी करें, मोडिफाइड ओपिनियन, जिसका मतलब है उसने कुछ नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव क्या हो गया, आप एडवर्स कहो, राइट। सो कोई चीज आपने एडवर्स लिखी है, आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट है, आपके कोई रिमार्क्स हैं, ये वो सब चीजें, ठीक। क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट दो तरह की होती है, अनमोडिफाइड मींस क्लीन, उसकी बात नहीं हो रही, नेगेटिव रिपोर्ट की बात हो रही है। चाहे वर्ड आप यहां इसके साथ नेगेटिव लगा सकते हो। देन इसी तरह से ऑडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है फ्रॉड के ऊपर, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, उसका अमाउंट जो है वो लेस देन 1 करोड़ रुपीस होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट जाती है। सो अब्राहम कूल डैडी। देन आता है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और अनलिस्टेड के लिए कंडीशन है अगर उसकी पीयूसी कम से कम है 25 करोड़, तो उस केस में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसकी, ऑफ डायरेक्टर, तो उसके बारे में आपने लिख के देना है, जितने भी डायरेक्टर हैं या कमेटीज वगैरह। देखिए हम ये कंटेंट्स पढ़ते होते हैं सब सेक्शन 3, रेड विद रूल नंबर क्या पढ़ते हैं, 8। तो यूं कह लीजिए अब सारे रूल नंबर 8 के कंटेंट्स आएंगे, और इसलिए कूल में ओ था, जिसको हम कह देते हैं अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये जो अदर मैटर्स हैं, रूल 8 के, इसकी कोड की अगर आप याद करें, हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है जी। सो प्रियंका चोपड़ा, और वो क्या है, एक वुमेन है, और उसके हस्बैंड का नाम है निक्का, और मिलके बेटी हुई मालती, और ये सारे क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका फाइनेंस बड़ा अच्छा है, बढ़िया इनके पास क्या है, डिपॉजिट्स हैं, और लोन वोन भी कुछ ले रखे होंगे, ज्यादा ले रखे होंगे, तो ये कहां चले जाएंगे, इंसॉल्वेंसी में।
इस तरह की कोड की थी। तो भाई पी से रिलेटेड एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होता है। किसको क्लियर करना होता है? जो कौन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसकी प्रोफिशिएंसी पे, मतलब उसका एक्सपर्टीज अच्छा हो। देन सी से हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसपे सेक्शन 148 आता है। देन सी से ही कोई कोर्ट या यूं कह लीजिए ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया जिससे इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के किस पे? गोइंग कंसर्न स्टेटस पे, राइट। और डब्ल्यू से देखिए एक कानून है, क्योंकि ये मतलब महिलाओं से संबंधित है, तो इस कानून का नाम आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको ब्रैकेट में मैंने आपको कहा था PPR। P से प्रिवेंशन, P से प्रोटेक्शन, R से रिड्रेसल एक्ट 2013 का ही है ये भी। देन N से आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, अगर साल में उसके अंदर कोई क्या हुआ हो बदलाव, चेंज। देन आ गया जी आपका M से रिलेटेड। M से आप ले लीजिए आपकी मैनेजमेंट, या कह लीजिए KMP, या कह लीजिए डायरेक्टर, इनमें क्या आ गया? चेंज। ऐश आप समझ गए होंगे, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, कंपनी में कोई क्या हुआ हो, चेंज। फाइनेंशियल क्या? हाइलाइट्स, मेन बातें, राइट। तो डिपॉजिट्स जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है प्लस माइनस। और लोन लेते समय इसका पॉइंट क्या है? लोन की हमने कुछ कह लीजिए सेटलमेंट करी और कोई एसेट गिरवी रखा होगा तो उसकी क्या हुई होगी? वैल्यूएशन। उस वैल्यूएशन वगैरह में जो हमने सेटलमेंट करी हो। आईबीसी में हो गया इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड में कोई हमारी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग वगैरह। लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर आप हैं ओपीसी या स्मॉल कंपनी, तो जो आपकी बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो सारे नहीं होंगे, एवरेज्ड होंगे। एवरेज का मतलब ही है कुछ होंगे। तो सेम वही कोड की लग जाएगी आपकी अब्राम वाली, बस आर से आपने ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट रहेगा आपका। और आर से कौन सा पॉइंट रहेगा? डीआरएस वाला, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वही ए आ जाएगा, वही एम आ जाएगा। अब्राम यहां तक हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखें, रूल 8 के जितने हमने पॉइंट पढ़े इसमें से रूल 8 में से आएंगे सिर्फ 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट कौन से आ जाएंगे? एक आपका फाइनेंशियल हाइलाइट्स, नंबर 2 आपके डायरेक्टर में बदलाव, नंबर 3 ये कोर्ट वाले, उनका गोइंग कंसर्न से इंपैक्ट। 3 पॉइंट मैंने टिक मार दिए, अलग से लिखने हो आपकी मर्जी है। नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप DRS, that stands for Director Responsibility Statement. This is very important. और जैसे मैंने कोट किया था, इसका सब सेक्शन आता है 5 और इसके अंदर आती हैं 6 क्लॉसेस, जो याद भी होगा हमने कोट की क्या की थी? LIC की स्टैंडर्ड पॉलिसी का रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह से। सो ए पॉइंट में दैट इज आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कहां करते हैं? प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स में। नंबर 2, इनसे रिलेटेड आपकी क्या रही हो कोई डेविएशन। ये पहले भी अगर आपको याद हो 129 के 5 में सेम वही चीज हमने देखी हुई है। इनका आपने कंप्लायंस किया या नहीं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं ढंग से इसको लिख ही रहा हूं, इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत प्रश्न पास्ट में आए हैं। सो 134 का 5 का ए, 5 का बी। बी में आता है आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी, दैट इज अकाउंटिंग, पी फॉर पॉलिसी, प्लस कह लीजिए अकाउंटिंग, ई फॉर एस्टीमेट्स। तो पॉलिसी हो, एस्टीमेट हो, ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपकी जजमेंट पे।
बोर्ड की मैनेजमेंट की जजमेंट, और जजमेंट क्या होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए प्रूडेंट। प्रूडेंट मींस इंटेलिजेंट, कि कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का, स्टॉक वैल्यूएशन का, प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे फॉलो करें, राइट। कहने का मतलब ये क्या होने चाहिए, रिलायबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो, क्योंकि यही चीज हम AS1 में भी पढ़ते हैं। सो क्लॉज सी में आ जाता है आपका रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे कि आपके एडिक्वेट होने चाहिए क्या चीज, अकाउंटिंग के क्या रिकॉर्ड्स। तो ये है या नहीं है, केप्ट और नॉट। भाई क्यों, भाई इसलिए रखने जरूरी है टू प्रिवेंट, टू थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया मैथ्स वाला, फ्रॉड ना हो, तभी आपके सेफ गार्ड हो पाएंगे क्या, एसेट्स, राइट। देन आगे जी क्लॉज डी, हम बुक्स कैसे बनाते हैं वो आपको मालूम ही है, एज पर अगेन AS1 गोइंग कंसर्न बेसिस, राइट। अगेन AS1 अकाउंट्स की बात करें। देन बेटा सबसे महत्वपूर्ण, यहां दिस इज स्टार, ये बिल्कुल मत भूल जाना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कलर चेंज कर रहा हूं। IFC पूरा लिखना हो तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, और ये किसके लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी रिपोर्ट में तभी आएगा अगर आप क्या है, लिस्टेड कंपनी है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होने चाहिए आपके, दो बातें भाई साहब, ये एडिक्वेट होने चाहिए एंड क्या होना चाहिए, अफेक्टिव, असरदार होना चाहिए, राइट। तो IFSC का मतलब क्या है, ये कंट्रोल क्या है, शॉर्ट में देखिए ऑडिट में हम यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, P&P, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। पूरा लिख लेना, कहीं बाद में ढूंढते रहो ये PP क्या है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट किए हैं किसने, कंपनी ने, किसके लिए, फॉर। आसान वर्ड कहूंगा तो मैं इसे स्मूथ कहूंगा, लेकिन एक्चुअल में अगर कहूं तो वर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं फॉर ऑर्डरली तरीके से एंड एफिशिएंट। आगे तो समझ गए होंगे आप, कंडक्ट, नेचुरल किसका, बिजनेस का, बिजनेस वर्ड नहीं लिखूंगा भाई, किसके लिए, सेम वही चीज जो ऊपर भी थी, सेफ गार्डिंग वॉट, एसेट्स। इसको मैं शॉर्ट में कहता हूं PDC, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन, किस चीज का, फ्रॉड्स ना हो। देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, इसे मैं कहता हूं CA, पूरा लिख लेना, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हो। कंप्लीट एंड एक्यूरेट, ये सारे वर्ड एक्चुअली ऑडिटिंग में इस्तेमाल होते हैं। देन लास्ट टाइमली प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फो, जो कुछ कागज बनाने हैं टाइम पे बनाए। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लोज F में आपके यहां होना चाहिए एक प्रॉपर क्या सिस्टम आपने बनाए हो, डिवाइस्ड, किसके लिए, फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉस, क्योंकि GST, TDS, ये वो प्रोविडेंट फंड, ये वो सबका कंप्लायंस ढंग से हो सके। चलिए आखिरी सब सेक्शन यहां कोट करते हैं, पेनल्टी सब सेक्शन 8 में आती है, शरीफ ही है, फिक्स अमाउंट है कंपनी का एंड OID का, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी के ऊपर सीधा 3 लाख, OID पे 50,000 रुपया। तो इसके साथ ये भयंकर सेक्शन था,
ठीक है जी, ये होता है यहाँ पे समाप्त। और इसके बाद अगला सेक्शन भी क्या है भैया, वो भी भयंकर है, क्योंकि सेक्शन नंबर है 135 CSR। तो चलिए जी, इसके बाद CSR स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता ये भी होना चाहिए CSR के रूल्स अलग से हैं, AOC वाले रूल्स नहीं है। तो CSR भाई है क्या? CSR मीन्स CSR क्या है? कुछ एक्टिविटीज, काम जो आप कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं जी? जो क्लियरली मेंशन किया गया है शेड्यूल नंबर 7 के अंदर। तो कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल आते हैं, तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो क्लियरली कहां मेंशन है, शेड्यूल नंबर 7 में। और ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख भी सकते हो कितने काम है, 12 आइटम्स हैं। तो इसकी मैं डिटेल नहीं लिखूंगा, नॉर्मल सी है। ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, वुमेन प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट, नेशनल हेरिटेज, फौजी भाइयों के लिए, राइट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, रूरल के लिए, स्लम एरिया के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन उसमें से एक चीज मैं पक्का कहूंगा, इस शेड्यूल 12 में से एक चीज ना भूलो, कुछ शेड्यूल 12 में क्या दिए गए हैं, फंड्स। वो फंड्स नहीं आपको भूलने चाहिए। एक तो क्या हो गया भैया आपका, कुछ याद हो गलती से, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, कोष का मतलब भी फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या, नेशनल रिलीफ फंड, आगे क्या, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। तो यार ये फंडों को ना भूल लो, राइट, 12 काम है। आप एक नेगेटिव वे में लिखेंगे, ये चीजें क्या नहीं है, CSR नहीं है, इन पे पैसा लगाओगे हम नहीं CSR मानेंगे। तो इसके अंदर अगर आप पैसा कहां लगा रहे हो, हिंदुस्तान के बाहर, ठीक है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आती है भाई, किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए आप बाहर पैसा लगा सकते हो। और वैसे भी इस पॉइंट के साथ अगर हम लिख दें, नॉर्मली पैसा खर्चना भी क्या होता है, प्रेफरेंस जो होती है वो कहां करनी होती है आपने, लोकल एरिया में, मतलब जहां की क्या है कंपनियां, वहां पैसा खर्च करो। देन अगर आपने किसके ऊपर खर्च दिया है, एम्प्लॉइज के ऊपर, सीधे एम्प्लॉय लिखा मैंने, कुछ और नहीं लिखना, एम्प्लॉय बेनिफिट कह लो, चाहे कोड ऑफ वेजेस एक्ट आपको बताया था 2019, ठीक है, तो वो नहीं आएगा इसके अंदर। देन आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्या दी, डोनेशन, ये CSR नहीं है, राइट। इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अरे बिजनेस का कार्य कोई क्या नहीं बना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कह लो, CSR नहीं है। देन आप कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, लेकिन उस स्पॉन्सरशिप से आप क्या उठा रहे हो, कोई मार्केटिंग के क्या बेनिफिट, तो ये तो CSR नहीं हुआ भैया। ठीक, तो कुछ वन ऑफ इवेंट, मतलब वो नहीं काम चलेगा। कोई कॉन्टिन्यूस क्या करो आप, एक्सरसाइज करो, बाय योर होल्डिंग कंपनी, वो नहीं चलेगा, क्योंकि होल्डिंग अलग है, सब्सिडरी अलग है, वो अलग बात है। वो पैसा पहले आपको क्या कर दे, राउट कर दे, राइट। देन इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीजें तो बहुत हैं यहाँ, इस स्पेस के हिसाब से चार्ट ढंग से नहीं निकल गया। चलो कुछ और रिवर्स कर लें। ओके, रिवर्स में वुड हैव बीन बेटर अगर बनता। ओके, ये ले लेते हैं। चलिए, एक मैं सब सेक्शन यहां कोट कर देता हूं, 135 का 5 याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये डील करता है आप CSR पे कितना पैसा लगाओगे, तो याद होगा कुछ आपको, कम से कम 2%। किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट किसके, ऑफ लास्ट 3 PFY प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के। अब प्रॉफिट निकालते समय आपने ध्यान रखना है, आपने प्रॉफिट में इसको प्रॉफिट नहीं मानना है। ये 2 आइटम में ध्यान रखेंगे, आप एक्सक्लूड करेंगे। एक,
आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड शेयरों पे मिलता है, जो डिविडेंड मिला है, ठीक है, और जिस कंपनी से मिला है, ठीक है, सो जो कंपनी इस डिविडेंड को क्या है, पेइंग है, और वो खुद क्या हो रही है, कवर हो रही है इस सेक्शन के अंदर, वो डबल ना हो जाए इसलिए ये पॉइंट था। नंबर 2, आपका प्रॉफिट कहां से, आपके हिंदुस्तान के बाहर ब्रांच से, फ्रॉम ओवरसीज, BR लिख दिया, पूरा आप जिम्मेवारी आपकी है, ब्रांच से। देन आता है ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, तो हमें ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, जिसके लिए स्टेप्स क्या रहते हैं, सबसे पहले आप उठाओ जीपी, देन नंबर 2 स्टेप है, आपने करना है प्लस, और प्लस करनी है सिर्फ 2 चीजें, एक सब्सिडीज जो मिली आपको सरकार से, पब्लिक अथॉरिटी से, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट लेना है, किसके ऊपर लेना है, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लेना है, लेकिन इसका एक विशेष फार्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं लेना, अगर याद हो तो क्या था, कॉस्ट वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। देन तीसरा जो स्टेप था वो ध्यान रखें, आपने माइनस करनी है, और इसके लिए मैंने आपको कोड की दी थी, बैड है, कौन है, सर्विस टैक्स, ठीक है, इस तरह की कोड की। तो भैया बी से आपके पॉइंट आ गई, सबसे पहले पिछले सालों के लॉसेस, और ए से ध्यान रखें वो सारे खर्चे जो P&L में आ जाते हैं नॉर्मल रूप से, बैड डेट भी होगा उसमें, सैलरी वगैरह, ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, मतलब सिंपल कह लो P&L के सारे नॉर्मल जो खर्चे होते हैं। डी से आ गया जी आपकी डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन ध्यान रखें एज पर क्या आएगी, शेड्यूल 3 के मुताबिक। तो एक डी और अलग से ले लीजिए, ये था डैमेजेस जो आपने दिए हैं, कॉम्पनसेशन जिसे आप कहते हैं, किसके लिए दिए हैं, कोई BOC हुआ, स्टैंड्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वास्तव में ब्रीच हुआ है, लीगली आपको देने पड़ रहे हैं, शौकिया नहीं दिए हैं, वॉलंटरी ना हो। बैड सर्विस, एस से आ गया, डायरेक्टर्स को हम देते हैं जी मीटिंग अटेंड करने की फीस, सिटिंग फीस। एस से आ गया ऊपर लॉस, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट था, तो ऐसे आ गया सेल ऑफ फिक्स एसेट। और टी से ध्यान रखें टैक्सेस, लेकिन ध्यान रखिएगा टैक्सेस में क्या नहीं है, नॉट इनकम टैक्स, ये है कोई सुपर टैक्स वगैरह जो इंपोज किया हो सरकार ने, राइट। तो ये हो गया आपका निकालने का तरीका प्रॉफिट वगैरह का, और 2% आपने पैसा लगाना है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, हो सकता है आपने पैसे ज्यादा लगा दिए हों, जिसे आप कह लो एक्सेस स्पेंडिंग, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब एक्सेस स्पेंडिंग आपने करी है तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा। कितने साल के लिए, फॉर 3, ध्यान रखिएगा सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, SFY, राइट। जो भी आप CSR पे खर्चा लगा रहे हो, इवन आप क्या कर सकते हो, कैपेक्स एक्सपेंडिचर, समझते हो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अगर आपने कैपेक्स किया है वो भी क्या होगा, इस CSR, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, इफ एसेट हेल्ड बाय, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, चाहे वो कोई क्या हो, सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे वो CSR का क्या हो, बेनिफिशियरी हो, या कोई पब्लिक अथॉरिटी, इनके नाम होना चाहिए। और इसी पॉइंट में से हम एक गेम और बना लेते हैं,
CSR स्पेंडिंग जो आपने करनी है वो बाय या यूं कह लो थ्रू कौन कर सकता है, कंपनी या थ्रू कौन, यही सारे आप इनके द्वारा भी स्पेंडिंग कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये पॉइंट मैं क्योंकि पेज के हिसाब से मैं लिख रहा था तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पॉइंट साहब आपका CSR से रिलेटेड आपने क्या बनानी है, सी फॉर कमेटी बनानी है। और कमेटी के अंदर कौन होंगे भाई, कमेटी के अंदर होते हैं डायरेक्टर्स। क्लियर। अब ऐसा है, ये जो पॉइंट है ये बड़ा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि यही आपको हैंडल करना है अच्छा से। ये कमेटी कब बनानी है उसकी है कंडीशन। कंडीशन में 3 लिमिट्स आती हैं भाई, या तो आपका नेट प्रॉफिट या आपकी नेटवर्थ या आपकी टर्नओवर इतना अमाउंट हो। तो नेट प्रॉफिट आता है जी 5 करोड़ की लिमिट में, यह आता है 500 करोड़ में, ये 1000 करोड़ में। ऑर्डर में मैंने लिख दिया, स्वाभाविक है। ये किसकी देखोगे, पिछले बरस की, राइट। अब है इस कमेटी में कौन होंगे, इस कमेटी में होंगे जी डायरेक्टर्स। तो CSRC में इसके कॉम्पोजिशन में क्या होंगे, डायरेक्टर्स। अब पॉइंट है डायरेक्टर्स कितने होंगे, ये आपको एक चार्ट तो क्लास में बड़ा शिद्दत से कराया था और यहां पे आपको ये अच्छे से हैंडल करना है भाई। ये हैंडल नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। तो अगर आप हैं पब्लिक कंपनी, अब इसमें भी ध्यान रखें, पब्लिक कंपनी में भी समस्या क्या है, 2 बातें हैं। एक, आप हैं जी लिस्टेड और एक क्या है, अनलिस्टेड। तो देखिए अगर आप लिस्टेड हैं तो आपके यहां इस कमेटी में होंगे 3 डायरेक्टर, उसमें से एक कौन होगा, इंडिपेंडेंट। अब समस्या और क्या आती है, समस्या ये आती है साहब, ये जो अनलिस्टेड है ना इसमें फर्दर कितनी बातें हैं, 2 बातें हैं। अब भाई ये क्या है, ये भैया कुछ इस तरह से है, अगर आप अनलिस्टेड हो लेकिन आप आ जाते हो अंडर सेक्शन 149 के 4 की लिमिट्स में, कि अगर आपके अंदर ये लिमिट लग रही है क्योंकि 149 का 4 कहता है फिर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब ये लिमिट्स क्या है, ये है 3 बातें। लिमिट्स है साहब 10 करोड़, 100 करोड़ और तीसरी का विशेष ध्यान रखेंगे मोर देन 50 करोड़। ध्यान रखिएगा इक्वल का साइन नहीं है वहां पे। अब 10 करोड़ कौन है, या तो PUC, 100 करोड़ कौन है, टर्नओवर, और मोर देन 50 करोड़ कौन है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डिपॉजिट, डिबेंचर, लोन, उनका एग्रीगेट। अगर आप इन लिमिट्स में आ गए तो आंसर सेम वही लिस्टेड वाला है, आपको रखने पड़ेंगे 3 डायरेक्टर और 1 क्या रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। सर अगर हम इस लिमिट्स में नहीं आए तो, इफ नॉट, आप इन लिमिट में नहीं आए तो ऐश करो। तो साहब आपको कमेटी में रखने हैं सिर्फ क्या, 2 डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट आपके ऊपर लग ही नहीं रहा। तो हमने कहा 3 भी नहीं रखने, 2 से ही काम चल जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट में तो इंडिपेंडेंट वैसे नहीं चाहिए, सेम आंसर 2 डायरेक्टर। तीसरी बात, आप हैं फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 का 42। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, डायरेक्टर की बजाय क्या वर्ड आ गया, पर्सन्स। अब पर्सन कौन है भैया, एक 2। पहला है वो व्यक्ति जिसे आपने अंडर सेक्शन 380 फॉरेन कंपनी पे लगता है 1 का D में स्पेसिफाई किया था कि जो कंपनी के बिहाफ पे लेगा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये एक बंदा ऑथराइज किया था और ये था परी, स्टैंड्स फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और दूसरा एक आदमी जो होगा
कोई और जिसे आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट, कोई भी, राइट। एक और महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे वो ये है, तो दरअसल यहां पे आप देख रहे हो 3 तरह की कंपनी आ गई, आपको कमेटी बनानी पड़गी, या तो यहीं पे लिख देते हैं हम, आपको नहीं बनानी, नो CSR कमेटी। अगर इफ अमाउंट जो आपने CSR पे खर्च करना है वो है ही कितना, 50 लाख तक, तो आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। तो सर, तो ऐसा होगा BOD टू डिस्चार्ज फंक्शंस। तो उस स्थिति में कमेटी काम ना करके कौन कर लेगा, BOD कर लेगा, राइट। तो भाई इसके बाद एक खूबसूरत कहानी को वो भी इस तरह से चार्ट में ही हम कवर अप कर लेते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा चार्ट बनाना पसंद करूंगा, इसको इसलिए पहले मैं नाम दे देता हूं, UCSR मतलब अनस्पेंट है, आपने पैसा पूरा खर्च नहीं किया। सिंपल भाषा में लेस देन क्या कर दिया, 2% कर दिया, ठीक है। तो भाई कहता है ऐसा है, अब है 2 बातें, ठीक है, बताओ। तो जैसे मेरा पेज अलाउ कर रहा है, मैं उसका पूरा एडवांटेज उठा रहा हूं। कईयों को गुस्सा आ रहा होगा, आई डोंट केयर, क्या करूं, मेरे को भी कम पेजेस में डिलीवरेंस करनी है। तो देखिए, इसमें 2 आते हैं, सब सेक्शन यहां पे मैं कोट कर देता हूं क्योंकि मेरे को पसंद है, ये ऑडिट में भी काम आता है आपके। कहता अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, एक होता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हो जो कई साल लगता है कंप्लीट होने में, तो उसको हम कह देते हैं 135 का 6 में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पहले अपन मीनिंग ले लेते हैं। तो ऑनगोइंग का मतलब ही क्या हुआ, मल्टी ईयर। भाई जिसको कंप्लीट होने में क्या लगेंगे, 1 से ज्यादा साल लगेंगे। मल्टी ईयर कोई 15-20 साल नहीं लगेंगे, ध्यान रखो, मैक्स कितने, 3 साल लगेंगे। लेकिन वो 3 साल मैंने कैसे कहा था, 1+3 एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ कमेंसमेंट। इसलिए गेम इसको ऐसे ही याद रखो, 3+1, गलती ना हो। तो भाई क्या हुआ, तो कहता है पैसे खर्च नहीं हुए, क्या करें। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो आपने पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है। UCSR अमाउंट, अनस्पेंट अमाउंट को कितने दिन में, 6 महीने में। सर कहां से, फाइनेंशियल ईयर के एंड से। सर कहां ट्रांसफर करना है, टू स्केड्यूल 7 था हमारे ऊपर, 12 में थी, उस स्केड्यूल 7 के किस में, फंड में, जो मैंने आपको लिख के भी दिए थे 4, याद आ गया। प्राइम मिनिस्टर वगैरह, क्लीन गंगा, जो भी उसमें प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, नेशनल रिलीफ फंड, उसमें डाल दो। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो जी तब भी ट्रांसफर करना है जी। कितने दिन में करना है, विद इन 3 महीने। कहां से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहां ट्रांसफर करना है, बैंक में जाओ, क्या खुलवाओ, एक सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसका नाम क्या रखा हमने, UCSR अकाउंट। तो जी क्या करें इसको, अरे यूटिलाइज करो,
कितने दिन में? 3 साल में। मुझे अगर नहीं किया तो इफ नॉट, फिर तो गंदी बात है। तो आप फिर से ट्रांसफर करें। मुझे कहां ट्रांसफर करें? 2 बातें, विद इन 30 दिन, जब 3 साल खत्म हो गए। कहां ट्रांसफर करें? सेम शेड्यूल 7 के फंड में। तो इसलिए इन दोनों को साथ में लेना क्या था भाई, जरूरी था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है जी, CSR की हमने क्या करनी है? रिपोर्टिंग। जी किस चीज की रिपोर्टिंग? कि जो पैसा लगाया उसका कोई इंपैक्ट आ भी रहा है। इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ आप। किससे करवाएं? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, उससे करवाओ आप। लेकिन कब करवाओगे? इफ एवरेज, 3 लिमिट है यहां पे। इफ एवरेज CSR की ऑब्लिगेशन आपकी है कम से कम 10 करोड़, और वो भी लगातार कितने साल? 3। तो सेकंड इसमें कंडीशन आती है, एंड जो प्रोजेक्ट है आपका उसको कंप्लीट हुए कम से कम कितना दिन हो गया हो? 1 साल हो गया हो। एक साल कहां से? बिफोर ये इंपैक्ट स्टडी। और तीसरी बात है, उस प्रोजेक्ट पे कम से कम जो आप खर्चा कर रहे हो, आउटले, वो कर रहे हो 1 करोड़ का। अब इस इंपैक्ट स्टडी पे क्या हुआ आपका? एक्सपेंस हुआ जी, पैसे तो देने पड़ेंगे कंपनी को। तो कहता है उसको हम क्या मान लेंगे? डीम्ड एज CSR। वो भी CSR की स्पेंडिंग मान लिया जाएगा, लेकिन कितना? तो यहां पे 2 लिमिट आती हैं, अप टू 2% और 50 लाख। अब 2% किसका? ऑफ CSR एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 2 लिमिट होगी, उनमें से कौन सी ले? विच एवर इज हायर। तो भाई ये ऐसी चीजें हैं जिनको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, मेरे को इतना आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट में आप लगा रहे हो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा, तो उस खर्चे को CSR मानेंगे या नहीं? तो उस पे पॉइंट है। तो कहता है नॉट टू एक्सीड 5% किसका? सेम वही, ऑफ CSR एक्सपेंस ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उससे ज्यादा ना हो। तो ये एक लिमिट आपको याद रखनी है। इसी में एक पॉइंट और आता है, अगर एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन डिम, डी से डिजाइन करने में, आई से इंप्लीमेंट करने में, एम से मॉनिटर करने में। सर किसको? ऑफ CSR प्रोजेक्ट।
जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो उस पर खर्चा क्या करें, टेंशन ना लें, इसको क्या नहीं माना जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं माना जाएगा, तो वो 5% की लिमिट में नहीं आएगा। देर आफ्टर कुछ और नॉर्मल सी इसमें बातें हैं, मैं उसमें इतना सच नहीं जाऊंगा। पेनल्टी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो हम सीधा अब इसकी बात करेंगे, पेनल्टी की। सो पेनल्टी में भी दो चीजें रहेंगी, एक कंपनी, एक ओआईडी, कंपनी पे एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। बट ध्यान रखें पेनल्टी किसकी है, ऑफ सेक्शन 135 5 एंड 6 की ही है, इसलिए मैंने सब सेक्शन कोड भी किए थे। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, जो अमाउंट आपने क्या करना था, ट्रांसफर करना था, ठीक है। इधर यही पढ़ के आए थे हम, ट्रांसफर वाला करें 5 एंड 6, आप देखो, ठीक, ये ट्रांसफर दोनों में। तो अब पेनल्टी आपकी ये है, जो फंड में पैसे डालना था उसका 2 टाइम्स, ट्वाइस या ट्वाइस ऑफ UCSR, अनस्पेंट जो पैसा था, और 1 करोड़। तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद विच एवर इज लेस, कहने का मतलब इन दोनों में से एज द केस में भी जौन सा भी लग रहा हो, ओआईडी में सिर्फ आप क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स था, 10% कह देंगे या 110 कह लो ऑफ फंड, या सेम 110 ऑफ UCSR कंपेयर्ड विद व्हाट, यह अमाउंट कम हो जाएगा, यहां इधर करोड़ में था, यहां 2 लाख, और ये लाइन सेम है, विच एवर इज लेस। विद दिस, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत था, तो मेन सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 136। और भैया 136 में क्या है भाई, हक है, किसका हक है, 3 लोग हैं जिसकी मैंने कोड की दी थी आपको, ATM, कुछ याद आ गया, M से मेंबर्स कोई भी हो, चाहे प्रेफरेंशियल हो, T से ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर, A से ऑल अदर पर्सन्स इंटाइटल्ड, जिनका हक है। तो क्या हक है 136 में भाई, इनको मिलनी चाहिए कॉपीज, भाई किसकी, ऑफ ऑडिटेड एफएस का क्या मीनिंग होता है, 9 आइटम हमने पहले देख ली थी, ठीक है, तो सब कुछ इनको मिलना चाहिए, ऑडिटेड एफएस। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है, कब मिलेंगे आपको, 21 डेज, किससे, बिफोर GM, 21 दिन पहले। लेकिन अगर आप हो कौन, सेक्शन 8 कंपनी, तो कब मिलेंगी, उनके लिए टाइम कम होता है, 14 दिन पहले।
लेकिन इन पॉइंट से भी रिलेटेड क्या है, एक्सेप्शन है, कोई जरूरत नहीं है 21 दिन पहले देने की। कब? इफ एग्रीड, कंसेंट दे दी, नेचुरल है, किसने? मेंबर्स ने। और वो भी कौन से? जिनको हक है, किसका? वोटिंग राइट का। तो अब प्रश्न है, ये मेंबर कितने होने चाहिए? भाई मेरे इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और दूसरे में क्या हो गया? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कितने मेंबर हां करें? यहां तो नॉट वाले में तो शरीफ सा आंसर है 95%। वो भी कौन से? शेयर कैपिटल तो है नहीं जिनके पास क्या हो? वीआर हो। लेकिन अगर शेयर कैपिटल है तो ध्यान रखना ट्विन कंडीशंस हैं। एक, मेजॉरिटी इन नंबर, जिसका मतलब क्या हो गया? चाहे मैथ्स में साइन डाल लेना, मोर देन 50%। इन नंबर कह रहा हूं, ठीक है? प्लस का मतलब कहो, प्लस को या एंड कह लो, जिनके पास 95% की क्या हो? पीयूसी शेयर है ना जी, विद व्हाट? वीआर। तो ट्विन कंडीशन हो गई, राइट? तो 21 दिन से कम में भी काम चल सकता है। इनको हम भेज रहे हैं एफएस की कॉपी। अब अगला प्रश्न है कैसे भेजनी है। इसको हम कहते हैं मैनर ऑफ सर्कुलेशन, कैसे आप इनको कॉपी भेजोगे। तो ये रेड विद वैसे हम पढ़ते होते हैं रूल नंबर 11, कोट भी कर देता हूं। तो कहता ये बताएगा सीजी। सर हमें तो आप ही बताओगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। ये सीजी बताएगा, इसमें भी हैं दो बातें। किसके लिए बताएगा? या तो आप हैं लिस्टेड कंपनी, या आप हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। भाई शॉर्ट में लिख दिया, कहीं उत्तर प्रदेश बना दो आप। और अनलिस्टेड में कितनी कंडीशन है? दो है, ये ध्यान रखनी है। नेट वर्थ हो मोर देन 1 करोड़, ध्यान रखना बीच में वर्ड एंड है। टर्नओवर होनी चाहिए मोर देन कितनी? 10 करोड़ की। तो उनके लिए किस तरीके से भेजा जाएगा? तो भैया इनके लिए हैं 3 ऑप्शंस या 3 मोड। एक, भाई इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्मेट में भेज दो, अगर उनके पास शेयर किस में है? डीमैट में है। नंबर 2, फिर से इलेक्ट्रॉनिक भेज दो, शेयर्स किस में नहीं है? डीमैट में नहीं है। फिर क्यों भेज दिया? अरे मेंबर ने राइटिंग में क्या दे दी? अपनी कंसेंट। भाई मॉडर्न जमाना है, मेरे को ईमेल चलानी आती है, राइट? और तीसरे में क्या हो गया? फिजिकली आपको भेजनी होगी। कब? अगर पहले 2 पॉइंट ना लगे तो। ओके, महत्वपूर्ण चीज अगला, क्योंकि इसको 128 के साथ आपको देखना चाहिए, तो मैं स्टार डाल देता हूं। राइट किसका? वही कोड की एटीएम का, ठीक है। और जी कौन सा राइट है? ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि याद करो बुक्स की इंस्पेक्शन का राइट डायरेक्टर का था 128 में, अब इनको मिल रहा है इंस्पेक्शन का। और जी किसकी इंस्पेक्शन? ऑब्वियसली यहां तो एफएस की बात हो रही है। और जी कहां करेंगे इंस्पेक्शन? अरे जहां बुक्स होंगी, एट आरओ होती हैं। और जी कब करेंगे? रात के 2 बजे अच्छा नहीं लगेगा। ड्यूरिंग व्हाट? बिजनेस आवर्स, ठीक है जी। और साथ में इनको एक और हक है, ऑल्सो मे आस्क, कि मेरे को सेपरेट दी जाए क्या? एफएस किसकी? सब्सिडरी की, क्योंकि कंसोलिडेटेड होती है ना, ये मांग सकता है मेरे को अलग से दी जाए।
देन आपको याद होगा जब मैंने ये सेक्शन करवाया था, अरे भाई 5 प्रोविजन्स थी, याद है, और एक हेडिंग बनाया था मैंने लिस्टेड कंपनी वाला, कुछ याद है? तो मैं उसको अब जितना शॉर्ट में हो सकता है उसको लिख के दूंगा। तो ये है भाई साहब, अगर आप हैं लिस्टेड कंपनी तो जी। तो कहता है पहला पॉइंट यू मान लीजिए, कहता है डीम्ड मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी? कंप्लायंस। वो जी किसका? सेक्शन का। वो जी कब मान लेंगे? अगर आपने कौन सा हक दे दिया? इंस्पेक्शन का। तो एक तरह से हम मान लेंगे उनको कॉपीज भेज दी गई है, राइट। एंड हमने क्या किया, उनको एक स्टेटमेंट भेजी, किस चीज की? कुछ याद है? सेलिएंट फीचर्स की, मतलब पूरी नहीं भेजी, तब भी मान लेंगे क्योंकि इंस्पेक्शन आपने दे दी है। इसका याद हो, आपको फॉर्म भी बताया था मैंने, एओसी का 3, राइट। दूसरी बात यूं कह लीजिए, आपको अपनी एफएस क्या करनी है? प्लेस करनी है, डालनी है। कहां पे? प्लेस ऑन वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे डाल दीजिए, ठीक है जी। तीसरी बात, अगेन प्लेस ऑन वेबसाइट। अब क्या? सेपरेट एएफएस, ऑडिटेड एफएस, किसकी? अपनी सब्सिडरी की भी डाल दें, ठीक है। वैसे यहां मैं एग्जैक्टली कहूं तो यहां वर्ड वेबसाइट के साथ मैंने लिखवाया था अगर हो तो सब्सिडरी के लिए। अब इतना टेक्निकल तो मैं भी याद ना रहे आपको। देन चौथा था, आपकी सब्सिडरी कहां की है? सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड, आईएनसी, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। तो याद करना, इसमें मैंने 2 बातें आपको लिखवाई थी कि उस देश के मुताबिक क्या था? स्टैट्यूटरी था, क्या था? कि आपको सीएफएस क्या बनानी पड़ेंगी? बनानी पड़ेंगी एज पर दैट कंट्री, ठीक है। तो जो सीएफएस बन गई हैं उन्हें क्या करो? पुट ऑन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे चढ़ा दो। दूसरा पॉइंट इसमें याद हो, अगर क्या नहीं करवाया उसने? ऑडिट। क्यों? क्योंकि ऑडिट जरूरी नहीं था, नॉट ऑडिटेड। क्यों नहीं? नॉट नेसेसरी, ठीक है जी। तो कोई टेंशन नहीं, आप कहां चढ़ा दो? अपनी वेबसाइट पे। प्लस इसी में एक पॉइंट था, किसको लेके? लैंग्वेज को लेके। बस लैंग्वेज ही लिख देता हूं, समझ गए होंगे भाई। अंग्रेजी में ना हो, दूसरी भाषा में हो तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके चढ़ाएं आप। अब इसी सेक्शन में एक अलग से चीज थी, निधि कंपनी के लिए। हम इस तरह की क्रूशियल चीजों को मिस नहीं कर सकते। पता चले निधि पे क्वेश्चन डाल दिया, तो निधि अगर आप कंपनी हो तो हमने इसमें भी कहा था मान लेंगे सर्कुलेशन। कब मान लेंगे? और नोटिस बोर्ड वगैरह पे चढ़ाना था, लेकिन कंडीशन क्या थी? इफ मेंबर होल्ड शेयर्स, शेयर्स की लिमिट थी ना यार, कितने? अब बहुत बढ़िया, बच्चे ने कहा जी 1000 पे, और 1000 पे क्या था? अरे फेस वैल्यू देखनी थी, ठीक है। नंबर 2, 1% पीयूसी। अब दोनों में से क्या देखना था? विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस को मैंने एरो डाल दिया भाई। तो हम कह रहे थे डीम्ड सर्कुलेशन कब मान लेंगे? अगर आपने दिया क्या? एक पब्लिक नोटिस, किसमें? इन न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर कौन सा होगा? लोकल भाषा वाला, मतलब वो उस जिले का जहां पे कंपनी का क्या है? आरओ है। और साथ में आप उसे चढ़ा दें कहां पे?
नोटिस बोर्ड पे, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे, राइट। और उसमें वो आप एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा यही होता है कि अखबार में लिखा है तो उसमें बता दो एजीएम का डेट टाइम प्लेस, और साथ में आप उसका इंस्पेक्शन एट आरओ कर सकते हैं। अब जब इतना लिखा है तो इस सेक्शन की भी पेनल्टी भी लिख देते हैं, शरीफ ही थी क्योंकि। तो पेनल्टी कंपनी ओआईडी बहुत ही शरीफ 25,000, फिक्स अमाउंट है 5,000। तो इसके साथ 136 समाप्त होता है। वी मूव टू नेक्स्ट सेक्शन 137, जो डील करता है फाइलिंग किसकी, एफएस की। आगे तो आप जानते हो किसके पास, आरओसी के पास, राइट। और इस सेक्शन को भी अगर मैं थोड़ा लिख दूं चार्ट के रूप में तो मैं भी थोड़ा बेहतर लगे आपको, तो उसी से कोशिश कर लेते हैं। तो प्रश्न ये था ये फाइलिंग कब करनी है, तो बात थी टाइम की, और टाइम में हमारी थी दो बातें, क्या एजीएम हुई या नहीं हुई, राइट। हमने कहा जी होगी, एजीएम हेल्ड, और दूसरे में नॉट हेल्ड। अब एजीएम हेल्ड होगी तो कमबख्त इसमें भी कितनी बातें थी, दो। क्या बताओ, एफएस अडॉप्ट हुई या नहीं हुई, मतलब अप्रूव हुई या नहीं, ठीक है। और नॉट, हमने कहा जी अप्रूव होगी, कहते हैं मुबारक हो। तो आप फाइल कर दो, समय है 30 दिन, कहां से, स्वाभाविक है एजीएम होने के बाद। लिख नहीं रहा हूं लेकिन समझ गए होंगे इतने तो। लेकिन साथ में आरओसी मुफ्त में कुछ नहीं करता, क्या लगेगी, और एडिशनल फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है जी। और अगर नहीं हुई है, ठीक है, मतलब आपकी एफएस क्या नहीं हुई, अडॉप्ट नहीं हुई, तो क्या करो, अनअडॉप्टेड को क्या करो, फाइलिंग करो, ठीक है। तो वही 30 दिन, वही फीस फूस, बस यहां पे वर्ड मैं इधर लिख देता हूं, अनअडॉप्टेड एफएस की फाइलिंग कर दो। लेकिन अब क्या होगा, आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में उसे क्या रखेगा, प्रोविजनल। अब हो सकता है आपने अर्जेंट मीटिंग में क्या कर ली हो, अडॉप्ट कर ली हो, तो इसलिए आगे है if adopted at adjourned AGM, तो क्या करो, फिर से वही आंसर 30 दिन, और फिर से वही आंसर फीस या एडिशनल, ओके। अगला है अगर एजीएम हुई नहीं, भैया ऐसा है फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, सेम आंसर विद इन 30 दिन, वही फीस उसके साथ करो। लेकिन अब 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, लास्ट डे विद इन 30 दिन, बस वर्ड क्या लगा देंगे, लास्ट डे, कहां से, कौन सा दिन, ऑन विच एजीएम क्या हो जानी चाहिए थी, शुड हैव बीन हेल्ड। अरे हाँ या ना, देखो मैंने तो बीच में वो एरो से मार दिए, इधर वाले टाइम वाले लिखना ना पड़े, लेकिन वो 30 दिन वहां से स्टार्ट हुए। लेकिन साथ में क्या लगेगा, अलॉन्ग विद, बिल्कुल सही जवाब, एक स्टेटमेंट ऑफ किस चीज की, फैक्ट, फैक्ट है एजीएम नहीं हुई, दूसरा क्यों नहीं हुई, एंड रीजंस फॉर नॉन होल्डिंग, ये भी लगाओ। ओके, देन बेटा इसका कतई आप फॉर्म ना भूलो, आरओसी के पास फाइल करना था, ये फॉर्म मैं यहीं भर देता हूं, एओसी का 4, ये कतई ना भूलो, यहां भर दिया भाई। अब इस सेक्शन में क्या कहानी थी, आपने जब फाइलिंग करनी है उसका एक स्पेशल तरीका था, है कुछ याद, फाइलिंग इन किसमें, कुछ याद है,
XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, उसमें करनी थी, जो एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज थी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये किसके लिए एप्लीकेबल थी, अब ये याद करो, 4 बातें लिखवाई थी मैंने आपको। सर यही तो याद नहीं होती। पहली, लिस्टेड कंपनी के लिए, एंड साथ में क्या था, इट्स सब्सिडरीज, कहां पे, इन इंडिया, उनके लिए भी जरूरी है। नंबर 2, हर वो कंपनी जिसकी पीओसी या टर्नओवर, पीओसी की लिमिट 5 करोड़, टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़। और लास्ट में था वो कंपनियां जिनको अपनी एफएस बनानी है, कैसे बनानी है, एज पर इंड एएस, ठीक है। और यहां पे एक चीज और इंटरेस्टिंग थी, अगर आपकी लिमिट्स क्या हो जाती हैं, सीज, तो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी, किसमें, XBRL में ही आपको कॉन्टिन्यूटी करनी पड़ेगी। देन था नॉन एप्लीकेबिलिटी, किसका, XBRL का। याद करो 4 कंपनियां थी, सही जवाब बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस। सही जवाब बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भैया, सॉरी, अपने सामान की आप जिम्मेवार है, ठीक है। देन मैं कहूंगा इसकी पेनल्टी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस नहीं होनी चाहिए, तो पहले पेनल्टी की बात करूंगा स्टार डालते हुए। पेनल्टी स्वाभाविक है, कब लगेगी, जब 30 दिन का टाइम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो वैसे तो आंसर इजी था, बट थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि ओआईडी वर्ड नहीं है यहां पे, कंपनी पे है एंड ऑफिसर्स, पर्सन है, ओआईडी नहीं है, तो ऑफिसर क्यों लिख दिया, बताए गए हैं ये वाले, इसलिए हल्का सा कई बार बच्चे को कठिन लग जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला ऑफिसर है CFO एंड MD, लेकिन साथ में वर्ड अगर हो तो, हमने कहा नहीं है, तो कहते हैं ऐसा है। नंबर 2 यूं कह लो, इन देयर एब्सेंस, अगर ये ना हो तो कहता कोई डायरेक्टर जिसको आपने जिम्मेवारी दी हो, डी फॉर डायरेक्टर, ऑथराइज्ड, स्वाभाविक है किसके द्वारा, BOD। तो आगे कहता है मान लो किसी को नहीं दी, तो सभी डायरेक्टर को चेप दो, इफ नो सच डायरेक्टर, तो आंसर हो गया नो भेदभाव, ऑल डायरेक्टर्स। अब भैया क्या लगेगा, उंगली लगेगी, और मैं लिख भी देता हूं, सेम अंडर सेक्शन 92 वाली है, फाइन लगेगा। कंपनी और ऑफिसरों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए 2 भाग फिर से, कंपनी ऑफिसर, कंपनी पे 10,000 रुपए, सेम ओवर है, डेली के 100 रुपए पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, सेम ओवर है, 100 करके यहां मैक्स हो जाएंगे 2 लाख, और यहां पे सही जवाब मैक्स होंगे 50,000। मैंने एक चीज नहीं लिखी इसकी 137 की, वो बिल्कुल 136 वाली सेम थी, वो प्रोविजो, अगर आपकी बाहर की क्या है, सब्सिडरी, याद आ गया, तब भी आप चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, और उसने ऑडिट नहीं करवाया, अनऑडिटेड कर दो, प्लस अंग्रेजी लैंग्वेज वाला, तो वो मैंने लिखा नहीं है, अगर आपने कहीं लिख के छोड़ना है, जैसे ये इतना सा स्पेस में यहां घुसेड़ दूं, अगर क्या लिख दूं, फॉरेन सब्सिडरी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड फॉरेन सब्सिडरी, प्लेस ऑफ बिजनेस नॉट, नहीं है इंडिया में, ठीक है, तो भी आप उसकी क्या करेंगे, फाइलिंग, कौन करेगा, आपकी H, इवन इफ अनऑडिटेड। अच्छा, एक चीज और, प्लस वो लैंग्वेज वाला पॉइंट, एक चीज और रह गया, OPC अगर आप हो,
तो उसका टाइम पीरियड फाइलिंग का क्या था, अलग था, है कुछ याद? तो ओपीसी में था 180 दिन, कहां से स्टार्ट होते थे? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पेस होगी आपके पास, डाल दो उसे कोई भी कहीं पे, जैसे मैं तो यहीं पे घुसेड़ दूंगा। ओपीसी कितने दिन? 180 दिन, कहां से? एंड ऑफ FY। चलिए काम चल गया, क्योंकि आखिरी सेक्शन है 138, इतनी स्पेस मेरे को 138 के लिए रखनी थी, परफेक्ट वे में मेरा पेज आ जाएगा, ठीक है भाई। पेज 3 मेरे भी बन गए बेटा, ठीक। सो आ जाइए, सेक्शन नंबर 138 छोटा ही है, इंटरनल क्या? ऑडिट। तो पहली बात किसको करवाना है? फॉर एक लिस्टेड कंपनी, 2 अनलिस्टेड पब्लिक, ठीक है। यूएलपी लिख दिया, समझ गए, चल जाएगा। कंपनी कितनी लिमिट थी? 4 थी, याद है कि 4 लिमिट थी, और वो कोड की DPT DPLT डबल डबल होती जाएंगी। तो देखो इसको भरते हैं ऐसे, भाई साहब कम से कम 25 करोड़, डबल करो रे 50 करोड़। बस विशेष ध्यान क्या रखना था? तीसरी पे मोर देन 100 करोड़ लगाना है, और चौथी क्या है? 200 करोड़ है। कोड की क्या थी? D फॉर डिपॉजिट्स, P फॉर पेड अप कैपिटल, L फॉर लोन, T फॉर टर्नओवर। याद आ गया? और डिपॉजिट कब देखने थे? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ याद आया? कब? ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और लोन वाले में भी क्या था? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखो स्पेस मेरे पास कम है, और यहां पेड अप कैपिटल तो क्या होगी? सिंपली PFI की होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कब? प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ही है। ओके और नॉट? अब तीसरा पॉइंट था आपका क्या? प्राइवेट कंपनी पे भी लगेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी की क्या है? 2 लिमिट है। कौन से वाली? ये वाली। कहां लगा दो? इस पे लगा दो। तो उसको भी इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगला प्रश्न था किससे करवाओगे? याद करो, 3 लोग थे, बोलो। सीए सर, 2 बार सीए कैसे? एक कॉस्ट अकाउंटेंट, और तीसरा क्या? कोई अदर प्रोफेशनल, ठीक है। ये सीए कौन सा हो? प्रैक्टिस और नॉट। प्रैक्टिस में होना कोई जरूरी नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटमेंट बाय BOD। क्या ये कंपनी के एम्प्लॉई होंगे? नीड नॉट बी, हो भी सकते हैं एम्प्लॉय। क्लियर? देन अगला था इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्ट। याद करो कोड की। SFM का पीरियड नाम से दी थी कि इनका काम है क्या देना? कंसल्टेशन। किसको? सर गंदी गंदी बातें हमसे ना पूछा करो। हाँ मैं ही करूं गंदी बातें, तुम मत करियो। टू ऑडिट कमेटी 177 वाली अगर हो तो, वरना किसको? बोर्ड को। एज टू, वो तो कोड की ओके है। SFM का पीरियड, बोलो इससे। स्कोप। F से फंक्शनिंग, M से मेथोडोलॉजी, P से किसकी? चारों में के लिए कॉमन वर्ड ऑफ ऑडिट, पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो भाई लोगों, और ये जो लिमिट थी, चाहे लिखना चाहो लिख भी लेना, ये लिमिट थी एज पर रूल नंबर, बोलो सर गंदी बात आप ही बोलोगे। 6 नहीं है बेटा, रूल नंबर 13 है। ओके, तो भाई लोगों इसके साथ मैंने पूरे 3 पेज में ये चैप्टर
और कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्रीफ रहा हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लगभग सारा का सारा यहां से स्टार्ट हुआ था। 1 पेज, 2 एंड 3 आप देख सकते हो परफेक्ट वे में। आई होप सो आपको यूटिलिटी मिली होगी। धन्यवाद।